नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 11 जून 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जॉन जे मियर सीमर का एक कोट है, इंटरनेशनल लॉ इज नॉट ए कंस्ट्रेंट ऑन स्टेट बिहेवियर बट ए प्रोडक्ट ऑफ इट। क्या मतलब है इस कोट का? सबसे पहले आप ये देखिए इंटरनेशनल लॉ का क्या मतलब होता है। देखो, इंटरनेशनल लॉ का मतलब होता है वो रूल्स, वो कन्वेंशंस, वो प्रिंसिपल्स जो देखो स्टेट्स पे लागू होते हैं जब स्टेट्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, कोई देश है ए, वो बी देश पे बिना किसी रीजन के अटैक नहीं कर सकता, उसकी सोवरेनिटी को वायलेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंटरनेशनल रूल के, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। तो ये जो इंटरनेशनल लॉज है वो विभिन्न स्टेट्स को रोकते हैं कि विभिन्न स्टेट्स अपनी मर्जी से कुछ भी ना करने लगें। विभिन्न स्टेट्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल रूल्स। जैसे हमारे देश में संविधान क्या करता है, संविधान देखो अलग अलग जो बॉडीज है उनके बिहेवियर को कंट्रोल करता है, रूल के हिसाब से चलना पड़ता है। उसी प्रकार से इंटरनेशनल लॉ विभिन्न देशों के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। बट देखो, मियर सीमर का ये नहीं मानना है। मियर सीमर कहते हैं प्रैक्टिकली अगर देखें वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में देखो, ये जो इंटरनेशनल रूल्स है इंटरनेशनल लॉज हैं, ये विभिन्न देशों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि विभिन्न देशों के बिहेवियर की वजह से ये इंटरनेशनल रूल बनते हैं। मतलब प्रैक्टिकल चीज बोल रहे हैं मियर सीमर। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे देखो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है। अब कायदे से पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो था विभिन्न देशों के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगाता कि सबको इतना इतना परसेंटेज एमिशन कम करना है, लेकिन पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया और चीज़ों को वॉलंटरी रख दिया कि विभिन्न देशों की मर्जी है वो कितना एमिशन कम करना चाहते हैं। आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जिन देशों के पास में वीटो पावर है उनका एग्जाम्पल ले लीजिए। अब वो अपनी मर्जी से देखो जब भी उन्हें किसी इशू को रोकना हो वो वीटो का इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब उनका जो बिहेवियर है वो इंटरनेशनल रूल को, इंटरनेशनल लॉ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ना कि इंटरनेशनल लॉ उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप एक और एग्जांपल लीजिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो वार अगेंस्ट क्राइम, वार अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा दिलवाने के लिए एक कोर्ट है। बट यूएस ने इसको रेटिफाई नहीं किया। पुतिन के खिलाफ में नॉन बेलेबल वारंट है, लेकिन पुतिन मानते नहीं इस कोर्ट की। तो कहाँ ये बड़े बड़े देश इंटरनेशनल रूल्स या फिर लॉ को मानते हैं? नहीं मानते, बल्कि ये देश खुद से इंटरनेशनल लॉज को इन्फ्लुएंस करते हैं। समझ गए? आज देखो टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया यूएस रिलेशंस, बीच में बहुत बड़ा ये आर्टिकल है। दूसरे नंबर पे कल हमारा जो आर्टिकल रह गया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, और तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन 18th लोकसभा। जो लोकसभा अभी चुन के आई है उसमें महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन कितनी है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया यूएस रिलेशंस से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सुहासिनी हैदर के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखो, इंट्रोडक्शन में ये कहा जाता है ऑलमोस्ट 1 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस की यात्रा पर गए थे और उस समय ये बोला गया था कि भारत और यूएस के जो रिलेशंस है वो ऑल टाइम पीक पर है, क्योंकि काफ़ी सारे एरियाज में कोऑपरेशन की बात कही गई थी। जैसे देखो स्ट्रेटेजिक एंड हाईटेक कोऑपरेशन होगा, मतलब इन टेक्नोलॉजीज में कोऑपरेशन होगा। खास करके यूएस लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इंडिया को प्रोवाइड करेगा। इसके लिए एक इनिशिएटिव भी डिक्लेयर किया गया था, यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। समझ गए? बट देखो अब 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन जो सोचा गया था कि रिलेशंस बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे, शायद उतना तेज गति से दोनों देशों के रिलेशंस मजबूत नहीं हुए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से शपथ ली है और प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट को अटेंड करने के लिए इटली में जाएंगे। वैसे इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, बट हर बार जब G7 का समिट होता है तो कुछ देशों को एज ए गेस्ट इनवाइट किया जाता है। तो इस बार इंडिया को एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया है G7 समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब राइटर इंडिया यूएस रिलेशंस को
अभी जो इश्यूज है ना इंडिया यूएस रिलेशंस में, उनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करती हैं। सबसे पहले गुड, उसके बाद बैड और सबसे लास्ट में अगली। तो सबसे पहले गुड पार्ट क्या है इंडिया यूएस रिलेशंस में, हम उनकी बात कर लेते हैं। देखो 25 साल पहले इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था। तुरंत की तुरंत यूएस ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, बोला कि भाई तुमने ये क्यों न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया है। यूएस नहीं चाहता था इंडिया न्यूक्लियर पावर बने, लेकिन देखो बाद में यूएस को रियलाइज हुआ कि चाइना ज़्यादा तेजी से इमर्ज हो रहा है और चाइना का मुकाबला करने के लिए यूएस को इंडिया की आवश्यकता है। तो मई में ये न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन 28 सितंबर 1998 यानी 4-5 महीने बाद भारत के उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी यूएस की यात्रा पर जाते हैं और वहाँ पे देखो फेमस एशिया सोसाइटी स्पीच में वाजपेयी ये बोलते हैं, इंडिया और यूएस जो हैं वो नेचुरल एलाइज हैं, मतलब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों के जो इंटरेस्ट हैं नेचुरली आपस में कन्वर्ज होते हैं, दोनों को एक साथ मिलकर काम करना ही होगा, ये उन्होंने बोला। उसके बाद तो देखो इंडिया और यूएस ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और 21वीं शताब्दी में बहुत सारे एरियाज में कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, ग्रीन एनर्जी हो, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो या फिर आउटर स्पेस हो। इन सब एरियाज में इंडिया और यूएस का कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये कोऑपरेशन बढ़ता गया। मिलिट्री एरियाज में बहुत सारा कोऑपरेशन होने लगा। फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स साइन किए। फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स जैसे एग्जांपल के तौर पर हम दोनों एक दूसरे के पोर्ट्स, मिलिट्री पोर्ट्स यूज करेंगे, लॉजिस्टिक्स यूज करेंगे, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज दोनों देशों की मिलिट्री की सेम होनी चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर कम्युनिकेशन अच्छे से हो। तो ये एग्जाम्पल हैं फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स के। नाम इस प्रकार से हैं लिमोआ, कोमकासा, बेका, ये शायद आपने सुने होंगे, नहीं भी सुने तो कोई बात नहीं, आज याद कर लीजिए। फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं लिमोआ, कोमकासा, ये इंडिया और यूएस ने साइन किए। मिलिट्री एक्सरसाइजेज आज के समय में काफ़ी की जाती हैं इंडिया और यूएस के मिलिट्री के द्वारा मिलकर, मतलब कोऑर्डिनेशन देखो ज़्यादा हो रहा है इंडिया और यूएस की आर्मी के बीच, मिलिट्री के बीच, और इंडिया यूएस से काफ़ी सारे मिलिट्री हार्डवेयर परचेज कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल है कैसे इंडिया और यूएस के बीच में कोऑपरेशन बढ़ा। आप और एग्जाम्पल्स देखिए। जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पे ना पहले यूएस काफ़ी बोला करता था, लेकिन अब चुप हो गया, अब ज़्यादा नहीं बोलता क्योंकि ये इंडिया को अच्छा नहीं लगता। क्वेड बना, क्वेड में इंडिया यूएस आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्वेड में इंडिया यूएस के अलावा 2 और देश भी हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया। चाइनीज एग्रेशन को लेकर दोनों देशों की सोच सेम है, दोनों देश आपस में कोऑपरेट करते हैं। पहले देखो यूएस इंडिया और पाकिस्तान को ना हमेशा एक साथ देखता था, अलग अलग करके नहीं देखता था। इवन यूएस के विदेश मंत्री या फिर राष्ट्रपति इंडिया की यात्रा पर आते तो वो पाकिस्तान की यात्रा पर भी जाते। उनको यूं लगता था ये दोनों देश, मतलब एक ही रीजन, देखो इंडिया की अलग से अहमियत नहीं थी, बट अब यूएस इंडिया को अलग से ट्रीट करता है, पाकिस्तान के साथ जोड़ के नहीं देखता है। समझ गए? तो ये तो हमने बात की अच्छी अच्छी चीजें की, यानी गुड पार्ट की। बट देखो अब हम बात करते हैं बैड पार्ट की, यानी वो इश्यूज जिन पे दोनों देशों की सोच एक जैसी नहीं है। सबसे पहले है यूक्रेन वार। देखो यूक्रेन वार पे ना जहां यूएस का स्टैंड इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ और ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स पे आधारित है। यूएस का कहना है कि रशिया ने इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन किया है, ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है रशिया के द्वारा। जबकि इसके विपरीत इंडिया का स्टैंड इस वार में अलग है। इंडिया ने थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच ली है। इंडिया का कहना है इस युद्ध की वजह से जो डेवलपिंग और गरीब देश है ना, उनमें फूड, फर्टिलाइजर, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सब के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इंडिया का स्टैंड अलग है क्योंकि इंडिया के रशिया के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। इसके अलावा देखो इस युद्ध की सिचुएशन में भी इंडिया रशिया से तेल परचेज करता रहा। हालांकि इसके लिए यूएस ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज में यह बात पसंद नहीं की गई। यूएस के दबाव के चलते 2 साल हो गए इंडिया रशिया समिट नहीं हुआ है। हर साल पहले इंडिया रशिया समिट होता था, लेकिन पिछले 2 सालों से यह इंडिया रशिया समिट
नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि अब तीसरी टर्म में आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या इस बार दिसंबर नवंबर में इंडिया रशिया समिट होता है या नहीं होता है। अगर हुआ तो मान के चलिए इंडिया ने यूएस के प्रेशर को इग्नोर कर दिया है, अगर नहीं हुआ तो मान के चलिए कि इंडिया ने यूएस के दबाव के चलते एक बार फिर से इंडिया रशिया समिट को अटेंड करने से मना कर दिया और फिर से इस बार इसे सस्पेंड कर दिया गया। मतलब यूएस अभी देखेगा कि इंडिया रशिया से कैसे डील कर रहा है। अभी ना 2 समिट्स होने हैं, एक तो देखो एससीओ का समिट होना है जिसमें इंडिया रशिया दोनों हैं, ये एससीओ का समिट कजाकिस्तान में होगा जुलाई में, और ब्रिक्स का समिट भी होगा रशिया में काजन में अक्टूबर में। तो यूएस की नज़र होगी कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में कैसी बोन होमी है, मतलब कैसे रिश्ते इमर्ज होके आते हैं। नेक्स्ट इजराइल का इशू देखिए। देखो वैसे जब वार स्टार्ट हुआ था ना इजराइल और हमास के बीच में, शुरू में यूएस ने बिना किसी शर्त के इजराइल को समर्थन किया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि यूएस का दबाव इजराइल के ऊपर बढ़ रहा है कि भैया आप सिविलियंस को मत मारिए। इवन बाइडन ने हथियारों की जो सप्लाई थी उसे भी कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया कि आप सिविलियंस को मार रहे हो। तो ना इंडिया का जो स्टैंड है ना यूएस से अलग रहा है। अभी तक पूरी तरह से यूएस इजराइल का साथ देता आया है इस इशू पे, लेकिन इंडिया ने देखो शुरू में अब्सटेन किया, बाद में इंडिया ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया। पूरी तरह से अंधाधुंध इंडिया ने इजराइल का साथ नहीं दिया इस इशू पे। तो यहां पे भी डिफरेंसेस सामने आए इंडिया और यूएस के बीच। इसके बाद नेक्स्ट है चाइनाज थ्रेट्स अगेंस्ट ताइवान। देखो चाइना लगातार गंभीर धमकियां दे रहा है ताइवान को। अब इंडिया खुल के ताइवान के इशू पर यूएस का साथ नहीं दे रहा है। इसके अलावा भी साउथ चाइना सी में फिलीपींस के अगेंस्ट चाइना का जो एग्रेशन है बढ़ रहा है। यूएस ये एक्सपेक्ट करता है कि इन इश्यूज पे इंडिया खुल के हमारे साथ आए, बट इंडिया का ये कहना है कि भाई चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री है, आप तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे दोगे चले जाओगे यहाँ से, आपका डायरेक्ट चाइना के साथ बॉर्डर नहीं लगता। हमने कुछ ऐसी वैसी स्टेटमेंट दी, खुल के हम ताइवान या फिलीपींस के पक्ष में आ गए। वैसे इंडिया पहले के कंपैरिजन में खुल के स्टेटमेंट थोड़ी बहुत तो देने लगा है, लेकिन फिलीपींस के पक्ष में दी, ताइवान के पक्ष में खुल के इंडिया ने स्टेटमेंट अभी भी नहीं दी है। तो इंडिया को डर ये है कि ताइवान के इशू पे फॉर एग्जांपल खुल के चाइना से पंगे लिए तो फिर लद्दाख में टेंशन ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी। तो इसलिए इंडिया थोड़ा कतराता है और यूएस ये एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया खुल के बोले, खुल के ताइवान के पक्ष में आए हमारी तरह। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ लॉजिस्टिक। इसमें देखो राइटर ये बोलते हैं रिपब्लिक डे के मौके पे बाइडन को आना था 2024 में, इसी साल जनवरी में नहीं आए। बाइडन यहां पे आते तो क्वाड का समिट होता, नहीं हुआ। और देखो इसे रीशेड्यूल भी नहीं किया गया। जब तक देखो यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं हो जाते तो फिर यूएस के राष्ट्रपति भारत में नहीं आएंगे। इवन यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन, इनको भी भारत आना था, लेकिन 2 बार इनकी यात्रा टल गई गाजा में क्राइसिस के कारण। इस वजह से ICET ये जो इनिशिएटिव साइन हुआ था ना, इसका रिव्यू करना था, वो भी नहीं हुआ। इसके अलावा यूएस के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्पबेल, जिनको क्वाड फादर यानी क्वाड का जनक भी माना जाता है, इनका भी देखो विजिट टल गया। इनका भी आज के समय में ज़्यादा फोकस ना क्वाड पे ना होके क्वाड प्लस पे है। क्वाड में तो 4 देश कौन से आपको पता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, लेकिन प्लस में कौन से देश हैं? प्लस में देश जैसे कोरिया, फिलीपींस, इन देशों पे, प्लस वाले कंट्रीज पे ज़्यादा फोकस हो गया यूएस का बजाय क्वाड पे। अब देखो सबकी निगाहें क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग पे है, लेकिन ये भी नहीं पता कि यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये बैड वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ पे रिश्तों में डिफरेंस है। इसके अलावा देखो काफ़ी समय से ना यूएस में इंडिया के एम्बेसडर की जो पोस्ट है ना वो खाली पड़ी है, और यूएस के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, उनके कुछ कमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट को अच्छे नहीं लगे। जैसे उन्होंने मणिपुर के इशू पे जो बोला वो सरकार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कही। यूएस में स्टेट डिपार्टमेंट रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जो है ना,
वो हमेशा इंडिया को खराब रिव्यू दे रहा है रिलीजियस फ्रीडम के मामले में। इंडिया को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। इंडिया को लगता है कि यूएस हमारे इंटरनल मामलों में इंटरफेयर कर रहा है। और देखो अभी जो रिजल्ट आया तो यूएस ने काफ़ी वेट किया इससे पहले कि वो प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते, और बधाई देते वक्त उन्होंने सिविल सोसाइटी और जर्नलिस्ट की भी तारीफ की कि आपने इंडिया की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो कमिटमेंट किया, कंट्रीब्यूशन दिया, उसकी हम तारीफ करते हैं। तो काइंड ऑफ ये चीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं लगती सरकार को कि आप टोंट मार रहे हो, ऐसी चीज़ें कर रहे हो। तो ये बैड पार्ट था। अब अगली पार्ट डिस्कस करते हैं। अगली पार्ट देखो ये है, भारत सरकार पे आरोप है कि यूएस का सिटीजन गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं उसको मरवाने की कोशिश की। भारत सरकार पे यह आरोप लगा। इसके अलावा आरोप कनाडा के जो सिटीजन थे हरदीप सिंह निज्जर, ये भी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, इनको भारत सरकार ने मरवाया। देखो कनाडा को तो भारत सरकार ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई कोई सबूत नहीं है, तुम खुलेआम आरोप लगा रहे हो, ये हास्यास्पद है, हंसने लायक है। लेकिन बाद में यूएस ने पिछले साल नवंबर में यह रिलीज कर दिया कि इंडियन एजेंसीज ने गुरुपतवंत सिंह पन्नू को भी मरवाने की कोशिश की। लेकिन सरकार की तरफ से यह कहा गया कि देखो भारत सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अगर किसी रोग एक्टर ने, मतलब इंडिया की खुफिया एजेंसी में किसी रोग एक्टर ने ऐसा किया हो तो हम जांच करेंगे, जांच का विषय है। सरकार की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सरकार ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। अब यूएस की मांग यह है कि जो भी रोग एक्टर हैं, जो भी सीनियर ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो पन्नू को मरवाना चाहते थे यूएस में लेकिन प्लान सफल नहीं हो उसका, उन सीनियर ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। तो देखो जितना यूएस की सरकार इस इशू को परस्यू करेगी ना, रिश्ते और ज़्यादा खराब होंगे। तो ये जो चीज़ है ना और ज़्यादा अगली हो सकती है, रिलेशंस को और ज़्यादा बिगाड़ सकती है। तो इस प्रकार से हमने तीनों पार्ट्स डिस्कस किए इंडिया यूएस रिलेशंस में, गुड पार्ट, बैड पार्ट और अगली पार्ट। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से संबंधित है। आप अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो हाल ही में लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट आया। इसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स ये मांग करने लगे कि हमारे देश में ना अब इलेक्शंस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का यूज़ होना चाहिए। अभी हमारे देश में ना फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसमें यह होता है किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में जब वोटिंग होती है ना तो ये नहीं देखा जाता कि जीतने वाले कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। बस सिर्फ ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं ना उनमें से सबसे ज़्यादा वोट कौन हासिल करेगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि 25% वोट हासिल करके भी कोई कैंडिडेट जीत जाता है। क्यों? क्योंकि देखो बाकी जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे होते हैं ना, कोई 24% हासिल कर लेता है, कोई 23%, और जीतने वाले कैंडिडेट के सिर्फ 25%। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसलिए इस्तेमाल हुआ हमारे देश में आज़ादी के बाद क्योंकि उस समय संविधान निर्माताओं को लगा यार ये इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देश की बड़ी जनता 85% जनता इलिटरेट थी उस समय। लोगों को लगा कि ये सिस्टम जो है आसानी से जनता समझ जाएगी और वोट देगी। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का एक और फायदा ये है स्टेबिलिटी, मतलब 50% वोट हासिल ना भी हो तो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी सीट्स हासिल कर सकती है, तो स्टेबिलिटी रहती है इसमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एनडीए को इस लोकसभा इलेक्शन में 43.3% वोट शेयर हासिल हुआ, जबकि जो अपोजिशन वाला इंडिया अलायंस था इनको वोट परसेंटेज हासिल हुआ 41.6%। लेकिन देखो सीट्स एनडीए को मिली 293 और इंडिया अलायंस को सीट मिली 234। और सबसे खास बात, जो छोटी छोटी दूसरी रीजनल पार्टीज या फिर इंडिपेंडेंट्स इलेक्शन लड़ रहे थे उनको वोट परसेंटेज हासिल हुआ 15%, लेकिन सीट हासिल हुई सिर्फ 16। ये सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात। इंडिया के अलावा यूएस, यूके, कनाडा, यहाँ पर भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इस्तेमाल होता है। दो सबसे बड़े फायदे, इजी टू अंडरस्टैंड और ग्रेटर स्टेबिलिटी रहती है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 50% वोट ना भी हासिल हुए तो भी मेजॉरिटी ऑफ सीट्स हासिल हो सकती हैं।
बट दिक्कत आपने देख ही ली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के साथ में ये है, कई बार कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ा परसेंटेज ऑफ वोट हासिल करती है लेकिन सीट्स नहीं मिलती। जैसे बहुजन समाज पार्टी को देखिए, 2014 में 4.1% वोट मिले, सीट कितनी 0। लेकिन अगले इलेक्शन में 2019 में वोट परसेंटेज घट गया लेकिन सीट हासिल हुई 10। इस बार भी बहुजन समाज पार्टी का वोटिंग परसेंटेज तो यहां पे नहीं दिया लेकिन सीट हासिल हुई 0। समझ गए? मतलब अच्छे खासे वोट मिले किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो भी कोई गारंटी नहीं कोई सीट हासिल होगी या नहीं होगी। आप और एग्जाम्पल देखिए, पहले इसी का एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में ना AIDMK पार्टी और NDA दोनों को अगर मिला देना तो 47% वोट हासिल हुए, लेकिन सीट कितनी 0 सीट हासिल हुई। उड़ीसा में देख लीजिए, इस बार उड़ीसा में ना बीजू जनता दल है। इस बार उड़ीसा में बीजू जनता दल को 42% वोट शेयर मिला, लेकिन लोकसभा में सीट कितनी, शायद 1 थी, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर, 1 थी या नहीं थी, जो भी थे। 42% वोट मिलने के बाद भी एक भी सीट नहीं मिली। और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में बीजेपी को वोट परसेंटेज कितना हासिल हुआ, गुजरात में 62%, मध्य प्रदेश में 60% और छत्तीसगढ़ में 53%। बावजूद इसके क्लीन स्वीप वहां पे किया बीजेपी ने या फिर NDA ने, क्लीन स्वीप। इसलिए जो सिस्टम रेकमेंड किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है, जैसे देखो जितना वोट परसेंटेज किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिला ना, उसी प्रपोर्शन में उसे सीट्स दे दी जाती हैं। मान लीजिए, सिर्फ एग्जांपल है, लोकसभा में टोटल सीट्स हैं 100 और बीजेपी को वोट परसेंटेज हासिल हुआ 47 और कांग्रेस को वोट परसेंटेज हासिल हुआ 43%। तो ना बीजेपी को 100 में से 47 सीट्स दे दी जाएंगी और कांग्रेस को 43% वोट हासिल हुआ है, इसलिए 43 सीट्स दे दी जाएंगी। मतलब जितना वोट परसेंटेज हासिल हुआ है ना, उसी प्रपोर्शन में सीट्स दे दी जाएंगी उस पार्टी को। फॉर एग्जांपल, कोई रीजनल पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसको 10% वोट हासिल हुआ है तो उसको 10 सीट्स दे दी जाएंगी। जितना वोट परसेंटेज उतनी ही परसेंट ऑफ सीट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी जैसे NDA को 43.3% सीट वोट हासिल हुआ ना इस लोकसभा इलेक्शन में, तो NDA को लोकसभा में टोटल जितनी सीट्स है ना 545, उसका 43.3% सीट्स दे दी जाती, जो कि होता है 243। इंडिया ब्लॉक को वोट हासिल हुआ 41.6%, तो 545 का इतना ही परसेंटेज सीट दे दी जाती है इंडिया ब्लॉक को, जो कि होता 225। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा होता अदर्स एंड इंडिपेंडेंट्स को, जिनको वोट हासिल हुआ 15.1%, लेकिन सीट्स सिर्फ 16 मिली, लेकिन 545 का 15% सीट इनको मिलती तो हो जाता 75 सीट्स। समझे? अब देखो आपके मन में ना डाउट आएगा, आपके मन में यूं आएगा, अगर देखो ऐसा करेंगे फिर तो देखो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन जाएंगी, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, कोई भाषा के आधार पे, कोई कास्ट के आधार पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बन जाएंगी। सबको पता है कि हाँ भाई 2% वोट हासिल कर लिया तो कम से कम 2% सीट तो मिल जाएगी लोकसभा की, और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे 2% वोट हासिल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लोगों को भड़का के इतना वोटिंग परसेंटेज हासिल किया जा सकता है। बट इसके जवाब में राइटर बोलते हैं हम एक थ्रेशोल्ड लगाएंगे। थ्रेशोल्ड मतलब जिसको कम से कम 3 या फिर 5% वोट मिले हैं ना, सिर्फ उसी को सीट्स मिलेगी। यानी 5% या फिर 3% से ज़्यादा वोट किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिले हैं तो उसी को सीट्स मिलेंगी, और छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मिलेंगी, जिनको 1% मिला है, 2% मिला है, 2.5% मिला है, उनको नहीं मिलेगी। एक थ्रेशोल्ड लगा देंगे। और देखो छोटी छोटी पार्टी धर्म के नाम पे, कास्ट के आधार पे, ये तो देखो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में भी हैं, और थोड़ी बहुत आएंगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में तो आएंगी। लास्ट में राइटर बोलते हैं कि देखो एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, कुछ सीट्स तो देखो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से हम चुन लेंगे और कुछ फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुन लेंगे। जैसे आप जर्मनी का एग्जांपल देखिए, जर्मनी में ना मिक्स सिस्टम है, वहाँ पर टोटल सीट्स हैं 598।
598 में से 299 यानी 50% जो सीट्स हैं ना, वो तो देखो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से चुनी जाती हैं। मतलब जैसे इंडिया में होता है अभी, हर कंस्टिट्यूएंसी में वोटिंग होगी और हर कंस्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट जीतेगा। लेकिन बाकी बची हुई 50% जो सीट्स हैं ना, वो फिल होती हैं कि इलेक्शन के दौरान कौन से पॉलिटिकल पार्टी को कितना % वोट हासिल हुआ। जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितना % वोट हासिल हुआ उसको उतनी सीट्स दे दी जाती हैं वहाँ की पार्लियामेंट में। लेकिन एक कट ऑफ है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 5% वोट हासिल हुआ ना, सिर्फ उसे ही सीट्स दी जाएंगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं दी जाएंगी। इवन न्यूजीलैंड में भी यही सिस्टम है। वहाँ पर टोटल सीट्स हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 120 में से 60% सीट्स तो देखो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से भरी जाती हैं, जैसे इंडिया में होता है, हर एक कंस्टिट्यूएंसी में वोटिंग होती है, कैंडिडेट चुना जाता है। लेकिन बाकी बची हुई 40% सीट्स यानी 48 सीट्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से भरी जाती हैं और कट ऑफ है 5%। यानी वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिनको 5% से ज़्यादा वोट हासिल हुए हैं उनको उसी प्रोपोर्शन में 48 में से सीट्स एलोकेट कर दी जाती हैं। लॉ कमीशन ने देखो अपनी 170वीं रिपोर्ट में 1999 में ये रिकमेंड किया था, हमारे देश में भी ना ये मिक्स्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम आना चाहिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, और कम से कम 25% जो सीट्स हैं, 25% जो सीट्स हैं ना, वो पीआर सिस्टम से भरी जाएं और एक्स्ट्रा लोकसभा की सीट्स स्ट्रेंथ कर दी जाए। यानी 545 तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से भरी ही जाएं, लेकिन 100-200 सीट्स जैसे इंक्रीज कर दो ना, 545 के बजाय 645 सीट कर दो लोकसभा की, और बाकी ये जो 100 सीट्स इंक्रीज हुई हैं ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से भर दो। समझ गए? अभी तो देखो वैसे भी डिलिमिटेशन पेंडिंग है। 2026 के बाद में फर्स्ट सेंसस जब कंडक्ट होगा ना, तो उसके बाद लोकसभा की सीट्स इंक्रीज हो सकती हैं और इसके साथ साथ डिलिमिटेशन भी होगा। किसी राज्य की सीट बढ़ जाएंगी, किसी की घट जाएंगी। लेकिन साउथ इंडिया के स्टेट्स का ये कहना है, कंसर्न है, हमने अच्छा काम किया है, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया है और पॉपुलेशन के आधार पे हमारी सीट्स घटनी नहीं चाहिए, यानी प्रोपोर्शन हमारी सीट्स का घटना नहीं चाहिए। तो एक बीच का सॉल्यूशन हो सकता है कि सीट्स आप इंक्रीज कर दो, लेकिन वो सीट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से भरवा लो और साउथ इंडिया के जो राज्य हैं उनका भी कंसर्न आप एड्रेस कर लो। ये बीच का सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल भी देखो पॉलिटी से संबंधित है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन से संबंधित है। राइटर कहते हैं लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आए और अभी काफ़ी सारे इश्यूज पे चर्चाएं चल रही हैं, बट एक मुद्दा ऐसा है जिस पे ना देश पीछे चला गया है, वो है वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। पिछली लोकसभा में यानी 17वीं लोकसभा में कितनी महिला एमपी थी लोकसभा में? शेयर की अगर हम बात करें 14.4% वुमेन एमपीज थी लोकसभा में, 17 लोकसभा में। लेकिन इस बार 18th लोकसभा में सिर्फ 74 वुमेन एमपीज चुन के आई हैं और 469 मैन। यानी शेयर पिछले साल वुमेन एमपीज का 14.4% था, इस बार घट के 13.6% रह गया है। ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि अब तो देखो वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हो गया है, हालांकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों की सोच में और ज़्यादा बदलाव आएगा, वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हो चुका है, लेकिन नहीं। बल्कि पिछली लोकसभा के कंपैरिजन में इस साल कम लोकसभा एमपीज। एक चीज़ में देखो इजाफा देखने को मिला, जितने वुमेन कैंडिडेट इस बार इलेक्शन लड़ रही थी ना, पिछले साल ये परसेंटेज 9 था। फॉर एग्जांपल अगर 100 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे तो उसमें 9 महिलाएं थी, लेकिन इस बार परसेंटेज बढ़ा है। जितने कैंडिडेट इस बार लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे थे उसमें 9.6% वुमेन कैंडिडेट्स और 11% कैंडिडेट्स वुमेन कैंडिडेट्स जिनको पॉलिटिकल पार्टीज ने टिकट दिया। डिफरेंस समझ गए ना? टोटल कैंडिडेट्स में 9.6% वुमेन कैंडिडेट्स, लेकिन अगर बात करें कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जिन कैंडिडेट्स को टिकट दिया उसमें कितनी महिलाएं, वो 11%। राइटर बोलते हैं देखो पिछले साल ना, पिछली लोकसभा में हमारे वुमेन एमपीज की संख्या 14.4% थी। इस वजह से इनर पार्लियामेंट्री यूनियन का डेटा शो करता है कि हमारी जो रैंक थी ना,
वो 143rd थी आउट ऑफ 185 कंट्री वुमेन एमपीज के मामले में। बट अब तो देखो इंडिया का जो पोजीशन है ना, वो 5-6 से 6 स्थान और पीछे चला जाएगा वुमेन एमपीज की संख्या, क्योंकि हमारे देश में और ज़्यादा कम हो गई है। मैक्सिको का एग्जाम्पल हमें फॉलो करना चाहिए। मैक्सिको में अभी वुमेन प्रेसिडेंट चुन के आई हैं और ग्लास सीलिंग टूट चुकी है। हमारे देश में भी देखो, जहां एक तरफ महिलाओं को आगे आना होगा, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जिम्मेदारी है कैसे वो महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कैसे इंपावर करते हैं पॉलिटिक्स में। और देखो, अगर कानून बन भी गया, कानून बनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि समाज में जो सोच है उसमें सुधार लाना होगा। और ये जिम्मेदारी भी देखो पॉलिटिकल पार्टीज की है। जब देश आज़ाद हुआ था ना, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक जिम्मेदारी हुआ करती थी समाज के ट्रांसफॉर्मेशन की। गांधी जी हमेशा समाज को पॉलिटिक्स के साथ लेके चलते थे, समाज में सुधार लाने की कोशिश करते थे, चाहे वो अनटचेबिलिटी हो या फिर दूसरी चीज़ें हों। लेकिन आज के समय में ना पॉलिटिकल पार्टीज का एम सिर्फ रह गया सत्ता पे कब्जा करना, और जो समाज को ट्रांसफॉर्म करने की जिम्मेदारी है वो भूल गए हैं। तो ये पूरा आर्टिकल कि एक स्टेप पीछे चले गए हैं हम, वुमेन एमपीज की संख्या कम हो गई है पिछले लोकसभा के कंपैरिजन में। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो इंडिया यूएस रिलेशनशिप से संबंधित, और दूसरा क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दीजिए। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं हम फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।